रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं की असलियत उजागर की। पश्चिमी प्रतिबंधों ने दिखाया राजनीतिक निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ चीन ने अपने सैन्य आधुनिकता को बेहद तेजी से आगे बढ़ाया। यही वो क्षण था जब दिल्ली ने तय किया कि अब भारत की रक्षा संरचना को जड़ से मजबूत करना पड़ेगा, बदलना होगा। और सबसे बड़े बदलाव ये है कि जिन क्षेत्रों पर दशकों तक सरकारी रक्षा उपक्रमों का लगभग एकाधिकार था, वहां अब निजी भारतीय कंपनी को प्रवेश दिया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में हम बात करेंगे कि कैसे भारत इस सदी में पूरे विश्व में अपना एक खुद का पहचान बनाने के लिए अपना एम्पायर, मिलिट्री इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा कर रहा है। जी दोस्तों, मित्रों, अगर हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र में, तो इस समय जो परिवर्तन हो रहा है उसकी गंभीरता को अभी भी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इसे केवल मेक इन इंडिया अगला चरण समझना भारी भूल होगी। ये केवल हथियारों के घरेलू उत्पादन का मामला नहीं है मित्रों। दरअसल ये भारत को दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर में से निकालकर एक संप्रभु मिलिट्री इंडस्ट्रियल पावर में बदलने की रणनीतिक परियोजना है। एक ऐसे परियोजना जो आने वाले दशकों में भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को पूरी तरह बदल सकता है। दशकों तक भारत अपना सैन्य जरूरत के लिए विदेश देशों पर निर्भर रहा। रूस से लड़ाकू विमान आए, फ्रांस से राइफल आया और पनडुब्बियां इजराइल से, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम अमेरिका से, निगरानी तकनीकी और इंजन, ये सब आता रहा। भारत के पास प्रतिभा थी, इंजीनियर थे, संसाधन भी थे, लेकिन अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल ढांचे पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। और यही भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोर थी। आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों से नहीं जीते जाते, बल्कि उन सप्लाई चेन से भी तय होते हैं जो युद्ध के समय स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, गोला बारूद और ये सब चीजें उपलब्ध कराते हैं। यदि ये नियंत्रण किसी दूसरी देश के हाथ में हो, जरा सोचिए, तो आपकी सैन्य तैयारी भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी की नियंत्रण में चली जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं की असलियत उजागर की। पश्चिमी प्रतिबंधों ने दिखाया राजनीतिक निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ चीन ने अपने सैन्य आधुनिकता को बेहद तेजी से आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार और सीमा पर आतंकवाद जारी रखा और दुनिया में ड्रोन और एआई आधारित युद्ध नई वास्तविकता बनने चले गए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के दौरान आपातकालीन खरीद की आवश्यकता ने भारत की उत्पादन सीमाओं को भी उजागर किया। यही वो क्षण था जब दिल्ली ने तय किया कि अब भारत की रक्षा संरचना को जड़ से मजबूत करना पड़ेगा, बदलना होगा। और सबसे बड़े बदलाव ये है कि जिन क्षेत्रों पर दशकों तक सरकारी रक्षा उपक्रमों का लगभग एकाधिकार था, वहां अब निजी भारतीय कंपनी को प्रवेश दिया जा रहा है।
यह ऐतिहासिक परिवर्तन है क्योंकि भविष्य के युद्ध फाइलों और नौकरशाही की गति का इंतजार नहीं करेंगे। भविष्य में युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, रियल टाइम्स नेटवर्किंग, मिसाइल सैचुरेशन और तेज उत्पादन क्षमता निर्णायक भूमिका निभाएगी। भारत समझ चुकी है कि केवल सरकारी कंपनियों की फर्ज से इस गति और पैमाने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसीलिए अब भारत निजी रक्षा उद्योग के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल रहा है। और ये परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक है एएमसीए कार्यक्रम, भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान। ये केवल एक विमान परियोजना नहीं है, बल्कि भारत की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जिसमें वो अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के विशिष्ट स्टेल्थ फाइटर क्लब में प्रवेश करना चाहता है। पहली बार भारत के इतिहास में निजी कंपनियों को इतने संवेदनशील सैन्य कार्यक्रम में गहरी भागीदारी दी जा रही है। विभिन्न कंपनियां मिलकर एक कंसोर्टियम बनाएंगे, क्योंकि कोई एक कंपनी अकेले स्टील्थ टेक्नोलॉजी, राडार इंजन इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स, एआई, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग ये जैसे सभी एक्सपर्ट्स को संभाल नहीं सकती है। यही मॉडल दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों में अपनाया भी है। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत किसी एक सरकारी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि लॉकहीड जैसा बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों के साथ बढ़ा। मित्रों, आपने देखा, मैंने अभी बताया कि अपना सैन्य ताकत केवल हम गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाउस के जरिए नहीं कर सकते हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियन, स्पेसएक्स, ये सारे प्राइवेट कंपनी पूरे इकोसिस्टम को बनाया। अब दिल्ली उसी मॉडल का भारतीय संस्करण तैयार करना चाहता है। एएमसीए की समय सीमा देखकर इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा जा सकता है। 30वें महीने तक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन और पहले उड़ान, 64वें महीने तक 5 प्रोटोटाइप हवा में और 84वें महीने तक 1800 से अधिक परीक्षण उड़ान के साथ प्रमाणन। ये किसी भी एक नया स्टील्थ फाइटर कार्यक्रम के लिए अत्यंत आक्रामक का लक्ष्य है, टारगेट है, खासकर जब भारत लगभग शून्य से अपना स्टील्थ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा कर रहा हो। इसका स्पष्ट संदेश है कि भारत अब डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अंतहीन देरी बर्दाश्त करने में या करने का मूड में नहीं है। दिल्ली इस बात को समझ चुका है कि भू राजनीतिक घड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, लेकिन असली चुनौती विमान डिजाइनिंग करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से स्वीकृति करना। यही वो वेल ऑफ हेल्थ है जहां दुनिया के बड़े एरोस्पेस कंपनियां भी अरबों डॉलर गंवा देता है। भारत को एक साथ स्टील आर्किटेक्चर में इंजन इंटीग्रेशन, मास प्रोडक्शन ऑफ राडार, ऑब्जर्वेंट मटेरियल, सेंसर फ्यूजन, एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड लो ऑब्जर्वेशन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षमताओं में एक्सपर्टाइज हासिल करनी होगी। ये केवल एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि सिस्टम्स सिविलाइजेशन इंजीनियरिंग है। मित्रों, मैंने अभी आपको बताया कि भारत की टारगेट क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात भी क्या है। तो भारत अब केवल सैन्य शक्ति खरीदना नहीं चाहता है, बल्कि उसे स्वयं बनाना चाहता है और भविष्य में दुनिया को निर्यात भी करना चाहता है। 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष रक्षा
निर्यातकों में शामिल करने का लक्ष्य इसी सोच का हिस्सा है। भारत का रक्षा निर्यात पहले से ही 38,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है, लेकिन वो केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं है। हथियारों का निर्यात भू राजनीतिक प्रभाव पैदा करना है। जो देश आपके हथियार खरीदते हैं वे धीरे धीरे आपकी प्रशिक्षण, गोला बारूद और तकनीक समर्थन पर निर्भर ही हो जाएगा। यही कारण है अमेरिका, रूस और चीन हथियार निर्यात को अपना विदेश नीति का हथियार बनाया। असल कहानी यही है। दशकों तक भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियारों खरीदने में गिना जाता था। अब मोदी सरकार भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माताओं में बदलने की तैयारी कर रही है, और यदि ये प्रयोग सफल हुआ तो आने वाले वर्षों में भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक पूर्ण मिलिट्री इंडस्ट्रियल शक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा, और भारत को विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। आज के लिए इतना मित्रों। ये बड़ी खास करके जो युवा भारत है या फिर और फ्यूचर जनरेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात आज हमने डिस्कस किया कि आखिर कोई नेशन या कंट्री अगर प्रगति करना चाहता है, विश्व गुरु बनना चाहता है, तो उसको सोच उसी तरह से रखना पड़ेगा। उसको ग्लोबल स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। केवल बिजनेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं, हर तरह से, जैसे हमने अभी बात किया, तो अलग अलग दिशा में जिस तरह से चाहे डिप्लोमेसी हो, डिफेंस स्ट्रैटेजी हो, मिलिट्री प्रोडक्शन हो, जिस तरह से भारत अलग अलग दिशा में प्लानिंगली आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उससे जनमानस की भारत की एक विश्वास बढ़ी है। और पूरे विश्व की अलग अलग नेशंस भारत के ऊपर आज एक आस लेके बैठा है कि आने वाला समय भारत का ही बनेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।